तो मैं पहले ही बोल दूं कि ये वीडियो लंबी होने वाली है। इसको तुम एज अ पॉडकास्ट सुन सकते हो, तुम हेडफोन लगा लो और बस सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि विजुअली कुछ ज्यादा कुछ मैं दिखाने नहीं वाला, दिखा सकता भी नहीं, बट मैं जो बोलूंगा वो बातें काफी तुमको सुनने लायक लगेंगी। तो मैं कहूंगा कि इसको एज अ पॉडकास्ट सुनना, कि इसको हेडफोन में लगा दिया और कहीं बैठ के सुन रहे हो। बट हाँ, जो सुन रहे हो उस पर ध्यान जरूर देना। ये प्रॉपर मैंने एक रामायण का स्क्रीन प्ले लिखा है, 2 मूवीज का, तो कैसा बनेगा वो मैंने प्रॉपर लिखा है मेरी अपनी और ChatGPT के नॉलेज से, एक दोनों को मिक्स करके नया कुछ बनाया है। देखो, बचपन से मैंने बहुत सारे रामायण देखे हैं। सबसे पहले जो मैंने रामायण देखी है वो है अभी रिसेंटली जो चल रही है, हॉटस्टार स्पेशल पे आती है, वो द लेजेंड ऑफ हनुमान। उसके बाद मैंने देखी है रामायण और द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। देन उसके बाद मैंने देखी है हमारी डीडी नेशनल वाली रामायण। तो मैंने इन 3 रामायण को रेफरेंस के लिए उठाया है और उस रेफरेंस के थ्रू मैंने इस स्क्रीन प्ले को लिखा है। तो पहले मैं तुमको बता दूं कि उन तीनों रामायण से मैंने क्या क्या चीजें उठाई हैं, या फिर वो तीनों रामायण में से मेरे को क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं, सुनने को मिली है, या फिर क्या मैं समझ पाया हूं। मैं पहले तुमको वो बता दूं, उसके बाद मेरे स्क्रीन प्ले पे जाएंगे। सबसे पहला द लेजेंड ऑफ हनुमान। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअल इंटेंसिटी प्लस इमोशनल मॉडर्निटी। ये सीरीज हनुमान जी को सिर्फ एक पावरफुल मंकी गॉड की तरह नहीं दिखाती है, ये उनको एक इनर अवेकनेस की तरह ट्रीट करती है। इस सीरीज में मेजर 5 लेसन सीखने को मिलते हैं या फिर देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, हनुमान जी को कॉमिक साइडकिक ने एक स्केयर्ड फोर्स बना। ये जो कॉमिक साइडकिक की तरह ट्रीट किया था ना उनको आदि पुरुष में, वो मेरे को बहुत ही खराब लगा था, क्योंकि वो एक कॉमिक साइडकिक नहीं है, वो एक स्केयर्ड फोर्स है। ये फर्स्ट पॉइंटर, ये जो फर्स्ट लेसन मैंने तुमको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एडेप्टेशन में हनुमान जी का आर्क सिर्फ फन प्लस डेवोटेशन नहीं, हनुमान जी एक भूली हुई डिविनिटी है जो उनको बचपन में भुला दी गई थी, वो खुद को दोबारा पहचान रहे हैं, इसीलिए वो पावरफुल लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, मिथ को साइकोलॉजिकली रिलेटेबल बनाओ। सीरीज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो माइथोलॉजी को सिर्फ रिचुअल के लेवल पे नहीं, अंदर के स्ट्रगल के लेवल पे दिखाती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ डाउट, मेमोरी, पर्पस, सरेंडर, ये वो चीजें हैं जो मॉडर्न ऑडियंस के साथ कनेक्ट बना सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, विजुअल वर्ल्ड को सेक्रेड फैंटेसी वाली फील दो। ये अडैप्टेशन मिथ को एक फैंटेसी यूनिवर्स की तरह ट्रीट करती है। फॉरेस्ट, लंका, अस्त्राज, वानराज, ये सब के सब बहुत ही स्टाइलाइज्ड लगते हैं, लेकिन टोन जो है वो मिथिकली रहती है। पॉइंट नंबर 3, विलन्स को मॉन्स्टर्स प्लस इमोशनल दोनों रखो। अच्छी मिथिकल स्टोरी टेलिंग में विलन जो होता है वो सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं होता है, एक आइडियोलॉजी होता है। और ये जो शो है द लेजेंड ऑफ हनुमान, ये इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है और बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चल रहा है। पॉइंट नंबर 5, स्केल के बीच में फेथ लूज नहीं होता है। बहुत सारे मॉडर्न अडैप्टेशंस में VFX के चक्कर में स्पिरिचुअलिटी खो देते हैं। ये आदि पुरुष जो बन के गई, ये VFX के चक्कर में स्पिरिचुअलिटी खो देते हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान में काफी जगह भक्ति का इमोशन सेंटर बचा रहता है। और इस सीरीज का एक मेरे को डाउनर पॉइंट मिला है, कभी कभी ये सीरीज बहुत ज्यादा एक्शन फॉरवर्ड हो जाती है, कभी इमोशनल पॉजेस और ह्यूमन स्टिलनेस कम हो जाते हैं, कभी कभार स्टोरी में राम जी और सीता माता साइड हो जाते हैं, कि उनको एकदम साइड ही कर दिया है, अब स्टोरी प्रॉपर अलग ही डायरेक्शन में चल रही है। ये मेनली होता है क्योंकि जो सीरीज है ना वो हनुमान जी के ऊपर बेस्ड है, वो रामायण के ऊपर प्रॉपरली बेस्ड नहीं। रामायण को लिया गया है बट जो सीरीज है वो हनुमान जी को एज अ कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन, एज अ गॉड दिखाती है। तो उनका मेन पर्पस ये दिखाना है कि हनुमान जी कैसे थे जब रामायण चल रही थी, उनके अंदर क्या क्या चीजें हो रही थी, वो सोच क्या रहे थे, वो एक्ट कैसे कर रहे थे, वो कैसे कुछ चीज को देखे कैसे रिएक्ट करते थे, उनका प्रोग्रेस कैसे होता है, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है। और वही चीज दिखाने के चक्कर में जो रामायण का एक्चुअल इमोशन है ना, वो कुछ कुछ एपिसोड्स के लिए साइड लाइन हो जाता है, या यूं कहूं कि रामायण से हम लोग हनुमान जी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस सीरीज से हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं अपने स्क्रीन प्ले के लिए? देखो, भले तुम हनुमान जी की लाइफ को भी फोकस करना चाहते हो, क्योंकि रामायण का वो भी एक बहुत ही मुख्य भाग है, बट उस चक्कर में आपको ये नहीं भूलना है कि आपकी एक्चुअल जो एलिमेंट है वो रामायण है। आपको राम जी और सीता माता से अलग नहीं हो जाना है, उसे एकदम साइड लाइन नहीं कर देना है, उनके साथ आपको हनुमान जी को लेकर चलना है। ये हमने सीखा इस सीरीज से, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान। देन इसके बाद जो हमने दूसरी रामायण देखी थी वो थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सिंसियरिटी प्लस विजुअल नोबेलिटी। ये फिल्म इसलिए लेजेंडरी फील होती है क्योंकि ये रामायण को सिर्फ कंटेंट की तरह ट्रीट नहीं करती, ये उसे रेफरेंस के साथ ट्रीट करती है। कम्युनिटी रिएक्शंस और रीसेंट रिव्यूज में भी लोग इस फिल्म की सिंसियरिटी, विजुअल नोबेलिटी और फेथफुल माइथोलॉजिकल स्केल को बार बार प्रेज करते हुए नजर आते हैं। स्पेशली अभी जो रिलीज हुआ था 2024 या 25 में, जो रिमास्टर होकर आया था थिएटर में, 14 अप्रैल को रिलीज हुआ था, मेरे को याद है क्योंकि मैं देखने गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा, इस फिल्म से हमें क्या क्या लेसन मिलते हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, कैरेक्टर डिजाइन में डिग्निटी होनी चाहिए। जो श्री राम का कैरेक्टर है उनको नोबेल लगना चाहिए, जो रावण है, जो दशानन है, वो किंग लगना चाहिए, उसका वो स्टैचर दिखना चाहिए लोगों को कि इसके पास सोने की लंका है, ये वो है जिसने देवलोक को अपने चरणों में गिरा दिया था। लोगों को वो दिखना चाहिए रावण में। हनुमान जी को जब हम लोग देखे तो वो एक डिवाइन वॉरियर लगने चाहिए। और ये तीनों कैरेक्टर को ये फिल्म क्या सुंदर तरीके से पोर्ट्रे करती है, मेरे को इतना खूबसूरत लगता है ना वो देखने में। लेसन नंबर 2, मिथ को चाइल्डिश मत बनाओ। ये एक एनिमे है, ये एक एनिमेशन है, बट फिर भी कहीं से कहीं तक चाइल्डिश नहीं लगती, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें रामायण फैमिली फ्रेंडली जरूर बनानी है, लेकिन उसको इमेच्योर नहीं बनाना है। लेसन नंबर 3, जो फाइनल वॉर तुम दिखाओगे या फिर जहां भी तुम वॉर के सीन्स दिखाओगे वो एक विजुअल पोएट्री की तरह देखनी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस एक जंग चल रही है, नहीं, उस जंग की भी एक कहानी दिखनी चाहिए। और ये इस फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है। मिथिकल बैटल्स को सिर्फ लाउड नहीं, ऑपरेटिक होना चाहिए। ये इस फिल्म से सीखने वाला सबसे बड़ा सिनेमैटिक लेसन है। 1 ऑफ 4, रावण को ग्रैंड बनाओ। दशकंठ था वो, दशानन था, और बहुत कम लोग हैं जो रावण को रावण दिखा पाते हैं। और रामायण की अडैप्टेशन जो इंडियन है भी नहीं, वो इस चीज को इतना बेहतरीन तरीके से लेके चलती है जैसे आदि पुरुष वालों ने सोचा भी नहीं होगा। इस अडैप्टेशन का रावण कहीं से भी चीप इविल लगता ही नहीं है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है
क्योंकि रावण रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है आपको। जितना आप श्री राम और हनुमान जी पे मेहनत कर रहे हैं लिखने पे, राइटिंग में, उतना आपको रावण पे भी मेहनत करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, पेसिंग का एपिक फ्लो रखो। इस फिल्म का नैरेटिव एक क्लासिक इनएविटेबल फील देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम रामायण को एक थ्रिलर पेसिंग में पूरा कंप्रेस कर दोगे तो उसका जो स्पिरिचुअल वेट है ना, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ही मर जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इमेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग रखो। एपिक फिल्म सिर्फ स्टोरी से नहीं, इमेजेस से भी याद रहती हैं। एग्जांपल के लिए ब्रिज, स्काई, एरोज, रावण का सिल्हूएट, लंका इन फ्लेम्स, श्री राम इन कामनेस एंड स्टिलनेस। ये जो फिल्म है ये 6 के 6 चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है और वो 6 की 6 चीजें हमारे दिमाग में, मतलब वो इमेजेस कहीं दिख भी गए ना तो हम लोग, ओ भाई ये वो सीन है, ये वो सीन है, इसमें ये था, उसमें वो था, वो हमें याद आ जाती है, हमारी मेमोरी बन गई है। अच्छा चलो, प्रोस की तो बहुत बात कर ली, अब कॉन्स की कर लेते हैं कि इस फिल्म में क्या वीकनेस थी। देखो, विजुअली इसको बहुत अच्छा बनाया गया था, एक एक डिटेल पे ध्यान दी गई थी, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो डायलॉग्स है, वहां ये मूवी कभी कभार मार खा जाती है। वो कहीं कहीं पे बहुत अनइवन लगता है, जो कि मॉडर्न ऑडियंस है ना, उसके लिए बहुत आपको ना स्पेशल लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, जो कि डिग्निटी भी हो, जिसमें जो संस्कृत भी हो, जो हिंदी भी हो और जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए भी बनी हो। इस टाइप के डायलॉग्स आपको लिखने पड़ेंगे, बैठ के आपको प्रॉपर ऐसे 5-6 किताबें पढ़िए, एक डायलॉग राइटर हायर कीजिए जिसको इन चीजों पे सही में मालूमात हो, और फिर डायलॉग्स को इस तरीके से आपको लिखना है उससे वो डिग्निटी भी ना जाए और जो मॉडर्न ऑडियंस है वो भी उसको पकड़ के रख पाए, वो भी उसको समझ पाए। और इस फिल्म में कभी कभार जो इमोशनल इंटीमेसी है वो कम पड़ जाती है। हम श्री राम और माता सीता को एडमायर करते हैं, लेकिन हर जगह उनके जो प्राइवेट इनर मोमेंट्स होते हैं वो उतने डीप फील नहीं होते। आप रामायण को रोमांटिक नहीं बना सकते, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि श्री राम और माता सीता के बीच में जो प्यार था उसमें एक डिग्निटी थी, वो आप ऐसी लव रोमांस नहीं बना सकते उसको। लेकिन वो डिग्निटी के साथ जो एक लव होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है, उस चीज को दिखा पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनके प्रेम में वो डिग्निटी दिखा पाना, अगर आपने वो चीज दिखा दी ना तो आपने रामायण बैंक कर दिया, आपने रामायण ऑन टॉप रख दिया है सबके ऊपर। बस वही जगह पे ज्यादातर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मार खाते हैं, ज्यादातर राइटर्स मार खाते हैं कि वो उस चीज को ठीक से दिखा नहीं पाते। और इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं पे वो एक लैक करता है कुछ सीन्स में, कि वो इमोशनल लव जो है वो मेरे को फील नहीं हो रहा है कुछ सीन्स। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको रोमांस नहीं दिखाना है, आपको एक इमोशनल डिग्निफाइड लव दिखाना है, एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव दिखाना है। अच्छा, अब इस फिल्म से हम लोग अपने स्क्रीन प्ले के लिए क्या लेसन ले सकते हैं? इसकी जो विजुअल नोबेलिटी है ना, उसको हम लोग ले सकते हैं और उसमें डीपर इमोशन, इंटीमेसी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट रामायण पे, जो कि थी डीडी नेशनल वाली, या फिर यूं कहें जो रामानंद सागर साहब ने बनाई थी। इस टीवी शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिवोशन प्लस स्टिलनेस प्लस मॉरल क्लियरिटी। ये जब टीवी पे आता था ना, और मैंने तो उतना पुराना तो नहीं देखा क्योंकि मैं था ही नहीं तभी, मैंने लॉकडाउन में देखा, अपने पूरे फैमिली के साथ ही देखा। एंड ये टीवी शो सिर्फ एक टीवी शो लगता ही नहीं था, ये कलेक्टिव रिचुअल एक्सपीरियंस था। स्कॉलरली और एनसाइक्लोपीडिक रेफरेंस, ये दोनों ये नोट करते हैं 1987 से 1988 तक चलने वाली ये सीरीज, इस सीरीज ने मैसिव डिवोटेशनल इंपैक्ट क्रिएट किया था, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है लॉकडाउन में। मेरे रूम में एक टीवी लगा रहा था जिसमें डीडी नेशनल आता था, बाकी किसी भी टीवी में डीडी नेशनल नहीं आता था, क्योंकि मेरा वाला फ्री जो डीटीएच कनेक्शन होता ना वो था, उसमें डीडी नेशनल आता था। तो ये जो मेरा अभी कंप्यूटर स्क्रीन बना हुआ है स्मॉलर वाला, ये उस टाइम मेरा टीवी था, स्क्रीन यहाँ पे लगा रहा था, यहाँ मेरे सोफा थे, यहाँ पे मेरा बेड होता था, और हम लोग 3 लोग, मेरी मम्मी, मेरे पापा और हम लोग 3 लोग बैठ के रामायण देखते थे लॉकडाउन में। एंड उस पॉइंट में मैंने जाना और मैंने देखा कि व्हाट इज द एक्चुअल रामायण। वो जो भक्ति की फीलिंग आती है ना रामायण देखते हुए, माँ सीता को देखते हुए जो भक्ति की फीलिंग आती है, श्री राम को देखते हुए वो जो भक्ति की फीलिंग आती है, हनुमान जी को देखते हुए वो जो पावर की फीलिंग आती है, और पूरी कहानी देखते हुए जो तुम लेजेंडरी स्टोरी टेलिंग को देख पाते हो, वो तुमको कहीं ना कहीं रामायण का भक्त बना देती है। वो प्रॉपर ऐसा लगता था कि मैंने तीनों जो भगवान है उनको, उनके दर्शन कर लिए। देखो, चाहे क्रिटिक्स कुछ भी बोले, लेकिन जो अंदर फील कराती है ना वो सीरीज, वो अभी तक तो ऐसी कोई और सीरीज नहीं है जो वो चीज फील करा दे। इस टीवी सीरीज से हमें 7 लेसन मिलते हैं। लेसन नंबर 1, साइलेंस इज पावर। इस शो को सिर्फ लोग नॉस्टैल्जिया के लिए याद नहीं करते, लोग इसे याद करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ठहराव था। मतलब वो सीरीज देखो, आपको मन की शांति मिल जाती है। आज की प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ फास्ट है, सब कुछ लाउड है, किसी का अटेंशन स्पैन बचा ही नहीं है उतना। लेकिन जो रामायण है ना, वो कुछ जगहों में रुक जाती है, कुछ जगहों में आपको रुकना पड़ता है, आपको रुक के सोचना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। लेसन नंबर 2, श्री राम को एक डिवाइन कामनेस चाहिए। अरुण गोविल साहब ने जो श्री राम का रोल प्ले किया था, वो कहीं से कहीं तक एक मासी हीरो नहीं लगते हैं जैसा ये आदि पुरुष ने किया था, वो एक मॉरल प्रेजेंस लगते हैं। लेसन नंबर 3, डायलॉग में जो हमारे शास्त्र हैं उनके जैसी ग्रेविटी होनी चाहिए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वैसा ही सेम टू सेम आपको डायलॉग्स में उतारना पड़ेगा। और ये सीरीज इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से पुल ऑफ करती है। पुराने शो के जो डायलॉग्स थे वो एवरीडे रियलिज्म नहीं थे कि मैं तुम ताम ये सब कर रहे हो, नहीं, वो एलिवेटेड थे। और रामायण में जो डायलॉग्स हैं उनको थोड़ा एलिवेटेड आपको करना पड़ेगा, जो स्पीच है वो आपको थोड़ी एलिवेटेड चाहिए। वन ऑफ भक्ति को एम्बैरेसमेंट की तरह मत दिखाओ। मॉडल फिल्म मेकर्स, अभी तो रामायण लास्ट हमने आदि पुरुष ही देखी है, वो डिवोटेशन से दूर ही जाते जा रहे हैं। और आदि पुरुष की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप रामायण में से भक्ति निकाल दोगे तो फिर रामायण कैसी रही? रामायण का आधा सोल भक्ति ही है। अगर आप उसमें से डिवोशन भक्ति निकाल दोगे तो उसका सोल ही मर जाएगा। लेसन नंबर 5, फैमिली पेन को सेंटर में रखो। श्री राम के पिता दशरथ, माँ कौशल्या, भाई भरत, माँ कैकेयी,
ये सब के सब सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है। अगर ये कैरेक्टर्स नहीं होते तो रामायण नहीं होती। ये कहानी के इमोशनल बैकबोन्स हैं। लेसन नंबर 6, मॉरल क्लियरिटी को प्रिजर्व करो। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको ग्रे कर दो, हर एक कैरेक्टर ग्रे शेड में है। नहीं, रामायण में कॉम्प्लेक्सिटी जरूर है, लेकिन रामायण का मॉरल यूनिवर्स कभी कोलैप्स नहीं होता। एंड द लास्ट लेसन नंबर 7, सेक्रेडनेस को विजुअल रिदम से क्रिएट करो। रिचुअल्स, पॉजेस, गेज, चैंट्स, स्टिल कॉम्पोजिशन, ये सब के सब मिथिकल स्टोरी टेलिंग के टूल्स हैं। अच्छा, बात करते हैं इस टीवी सीरीज का वीकनेस क्या था, क्योंकि भाई वीकनेस हर एक चीज की होती है। देखो, मॉडर्न सिनेमा के लिए सीरीज बहुत स्टैटिक हो जाता है। आज के थिएटिकल जो ऑडियंस है उसके लिए सेम पेस काम नहीं करेगा। एंड वन मोर प्रॉब्लम, विजुअल स्केल जो था ना उस टाइम का वो लिमिटेड था, वीएफएक्स जो था वो लिमिटेड था, लेकिन स्टोरी टेलिंग एक नंबर थी, इसलिए वो विजुअल्स पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। क्योंकि एक बार उस कहानी में, उस इमोशन में आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हैं ना, डिवोटेशन से देखने लगते हैं, तो आपको उसमें कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसको आप पूछने लगते हैं उसकी कमियां आपको दिखती ही नहीं। इमोशन और रेफरेंस स्ट्रॉन्ग थे, बेशक थे, लेकिन जो सिनेमैटिक इमर्जन है वो और बड़ा हो सकता है। सोचो, उस टाइम 7 करोड़ में वो चीज बनी थी, आज हमारे पास 4000 करोड़ है। 4000 करोड़ में क्या बन सकता है अगर उस चीज को सही से लोग पुल ऑफ करते हैं तो। अब इस टीवी सीरीज से हम लोग कौन सा लेसन उठा सकते हैं हमारे स्क्रीन प्ले के लिए? डिवोटेशन जो ग्रेविटी थी ना इस सीरीज की, उसको प्रिजर्व रखो, लेकिन सिनेमैटिक प्रोपल्शन और विजुअल सोफिस्टिकेशन के साथ। चलो, हमने डिस्कस कर लिया तीनों रामायण को। अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं कि हमें फॉर्मूला क्या मिल गया है अपने स्क्रीन प्ले के लिए, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि फाइनल अडेप्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर बेस्ट रामायण तुमको लिखनी है तो ये तुमको फॉर्मूला फॉलो करना होगा। द लेजेंड ऑफ हनुमान से स्पिरिचुअल फैंटेसी स्केल, सेक्रेड एक्शन, इनर अवेकनिंग एनर्जी। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से विजुअल नोबेलिटी, सिंसियर मिथिकल इमेजरी और ऑपरेटिक वॉर स्टैगिंग। और रामानंद सागर जी की रामायण से डिवोशन, स्टिलनेस, मॉरल वेट, फैमिली पेन। और अगर इन सबको मिला दो तो तुम्हारी रामायण का फील होना चाहिए इमोशनली इंटीमेट, स्पिरिचुअली एलिवेटेड, विजुअली मिथिकल और ड्रामेटिकली मैच्योर। और इन सबके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ एक एपिक कंटेंट नहीं लगना चाहिए, ये एक सिविलाइजेशन मेमोरी की तरह फील होनी चाहिए। तो ठीक है, यहां तक हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। सो यहां तक हमने रिसर्च की, हमने रेफरेंसेस उठाए, हमें समझ में आया कि हमें स्क्रीन प्ले में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब यहां से हम लोग स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि रामायण पे थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होने से लोग बहुत ज्यादा गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो मैं स्क्रीन प्ले का शुरुआत में थोड़ा डिस्क्लेमर से करना चाहूंगा कि देखो, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे दिल से कोशिश की है कि मैं रामायण को जस्टिस दे पाऊँ, जो पूरी कहानी है उसको जस्टिस दे पाऊँ। तो अगर कहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो मेरे को समझाना ज़रूर, यहाँ पे आप ये नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये स्क्रीन प्ले में आपने ठीक से नहीं लिखा है। समझाओगे ना, मेरे को समझ में आएगा। गाली वाली पकड़ना शुरू कर दोगे तो फिर मेरे को वो समझ नहीं आएगा। बट अगर कहीं मैं ज़्यादा ऊपर नीचे निकल जाऊँ तो मेरे को समझाना ज़रूर। मैं वो कहना चाहता हूँ कि मैं एक एमेचर हूँ, मेरे को स्क्रीन प्ले वगैरह लिखने का कोई आइडिया नहीं है, बस मैं लिखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को मन कर रहा है। मैंने ये लिखी है क्योंकि मेरे को मन कर रहा है, मेरे को ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये मन कर रहा है। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं एक खुद के दिमाग में क्या रामायण को लेकर सोच के चल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊं। मैं बस डरा हुआ हूँ कि यार थोड़ा सा ऊंचा नीचा होने से लोग गाली वाली बहुत बक देते हैं, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और मेरे को समझिए इमोशन की मेरी भावनाएं गलत नहीं है ना, मेरी कहने की चीजें गलत हैं। खैर, बहुत बातें होंगी, अब फाइनली स्क्रीन प्ले शुरू करते हैं। फुल सिनेमैटिक स्क्रीन प्ले ब्लूप्रिंट के स्टाइल में लिखा है मैंने, फिल्मों से देख के, और फिर उसको चैट जीपीटी से पूछा कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, एंड देन फिर मैंने स्क्रीन प्ले को स्ट्रक्चर में लिखा है। इसमें क्लाइमैक्स है, इसमें इंटरवल है। यहाँ एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये ऑफिशियल रामायण नहीं है, ये ऑफिशियल स्क्रीन प्ले भी नहीं है, ये एक ओरिजिनल सिनेमैटिक स्पेक्युलेटिव एडेप्टेशन है। मूवी का टाइटल है रामायण फर्स्ट पार्ट द एग्जाइल। ये ओपनिंग टाइटल कार्ड से फिल्म शुरू होती है विद अ प्योरली ब्लैक स्क्रीन, बैकग्राउंड में एक डीप वॉइस ओवर। जब धर्म कमजोर पड़ता है तो इतिहास युद्ध से शुरू नहीं होता, वो एक चुनाव से शुरू होता है। देन उसके बाद सीन फेड इन होता है। देखो, मूवी को मैंने सीक्वेंसेस में बांटा है, तो पहला सीक्वेंस यहाँ शुरू होता है। ओपनिंग इमेज में दिखता है अयोध्या का सीन, सुबह की सुनहरी रोशनी एक विशाल पवित्र नगरी पे फैल रही है, मंदिरों की घंटियां, नदी की हल्की धुंध, मंदिर में पुजारी मंत्र उच्चारण करते हुए, बच्चे मोहल्ले में दौड़ रहे हैं, औरतें रंगोली बना रही हैं, नगरी में दूर कहीं पे योद्धा प्रशिक्षण कर रहे हैं। अयोध्या नगरी एक जीती जागती सिविलाइजेशन की तरह सांस ले रही है। एक शांत व्यक्ति नग्न पांव से शहर से गुजर रहा है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये हमारे प्रभु श्री राम है। ना बहुत ज्यादा हेविली गार्डेड, ना बहुत ज्यादा एलिवेटेड, और ना ही रॉयल्टी परफॉर्म कर रहे हैं। यू नो द रॉयल परफॉर्म करना होता है ना, कि मैं राजा हूँ या मैं बनने वाला राजा हूँ या मैं राजकुमार हूँ, परफॉर्म करना जो होता है वो नहीं कर रहे हैं। बस उस जगह अयोध्या में मौजूद है। लोग उनके सामने शीश झुकाते हैं, उनके सामने झुकते हैं, वो प्यार से रोक देते हैं। एक बूढ़े आदमी को अनाज की बोरी उठाने में मदद कर देते हैं, एक बच्चे से घुटनों में बैठकर बातें करते हैं, एक पेड़ से गिरा हुआ फूल को ऐसे उठाते हैं और उसको वापस मंदिर में जाकर रख देते हैं। विजुअल थीसिस, ये कोई ऐसे प्रिंस नहीं है जो लोगों के ऊपर हों, ये एक ऐसे राजकुमार हैं जो प्रजा का हिस्सा हैं। सीक्वेंस 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब शुरू होता है सीक्वेंस 2, श्री राम और माँ सीता। सीन कट होता है राजमहल के बागीचे में। सुबह का वक्त है, माँ सीता पूजा के लिए फूल सजा रही हैं। श्री राम दूर खड़े एक छोटी सी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे हैं। श्री राम के चेहरे से हमें सीता माँ के लिए प्रेम छलक रहा है। सीता माँ फूल सजाते हुए श्री राम की तरफ देखती हैं। माँ सीता कहती है, प्रभु आप देख रहे हैं कि सोच रहे हैं? श्री राम कहते हैं, दोनों में फर्क कब होता है? श्री राम के मुख पे जो तेज है वो उनके मुख पे दिख रहा है, एक हल्की सी मुस्कान है। माँ सीता कहती है, कल से राज्य आपका होगा। श्री राम कहते हैं,
राज्य कभी किसी का नहीं होता। और ये कहने के बाद एक साइलेंट पॉज, क्योंकि ये बहुत ही गहरा मतलब है। ये जो लाइन अभी श्री राम ने कहा है ये बहुत गहरा मतलब है। तो इसके बाद एक पॉज। देन सीता माता कहती हैं और घर। ये सुनते ही श्री राम उनकी तरफ देखते हैं। घर वही होता है जहाँ आप हैं। इस सीन का इमोशनल फाउंडेशन है खामोशी, नर्म और पवित्रता। देन सीक्वेंस नंबर 3 द ब्रदर्स। सीन कट हो जाता है और हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। राजमहल का प्रशिक्षण मैदान। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न लकड़ी के शस्त्रों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। लक्ष्मण इंटेंस है, भरत ट्रूथफुल है, शत्रुघ्न टैक्टिकल है। श्री राम बड़ी आसानी से लक्ष्मण को हरा देते हैं। फिर लक्ष्मण राम को देख के कहते हैं भैया आप हमेशा रुक जाते हैं, कभी पूरी शक्ति से वार कीजिए। श्री राम के मुख पे वही तेज और वो कहते हैं जो स्वयं को ना रोक सके उसे शस्त्र पकड़ने का अधिकार नहीं। लक्ष्मण जी जैसे श्री राम को देखते थे एक आइडल की नजर से, और लक्ष्मण जी श्री राम की कही हर बात को एक पत्थर की लकीर बना देते थे। वो इस बात को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। भरत बड़ी हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं भैया इसीलिए अयोध्या आपसे प्रेम करती है। श्री राम ये सुन के थोड़ा असुविधा महसूस करते हैं। अब शुरू होता है सीक्वेंस 4 कोरोनेशन प्रिपरेशन। राजमहल का तुम कह सकते हो एक बड़ा कमरा या हॉल। फिलहाल अभी शाम का गोल्डन आवर चल रहा है। अयोध्या शाम के वक्त सुनहरी चमक रही है। रेशम, दिए, संगीत, रिचुअल अरेंजमेंट्स। दशरथ दूर से राम को देख रहे हैं। उनके नैन चक्षुओं में गर्व, प्यार और हल्की सी कमजोरी है। माँ कौशल्या उनके साथ खड़ी है, उनकी आंखों में नमी देख लेती है और कहती है आज आपका स्वप्न पूरा हो रहा है महाराज। महाराज दशरथ उनसे कहते हैं नहीं आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। ये कहते हुए वो राम को देखते हैं। महाराज दशरथ हल्का सा एक पॉज है उस सीन में। देन महाराज दशरथ फिर से कहते हैं स्वप्न तो वो था जब पहली बार उसे गोद में उठाया था। देन सीन 5 मंथरा एंड कैकेयी। अब यहाँ से मैनिपुलेशन और षड्यंत्र शुरू होंगे। सूरज ढल चुका है, रात का वक्त। माँ कैकेयी के कक्ष में जो लाइटिंग का टोन था इस पॉइंट पूरा शिफ्ट हो जाता है। एकदम डिम लैंप्स जो दिए हैं उनमें से बहुत हल्की रोशनी आ रही है। रूम के अंदर एक घोर अंधेरा है और उस कक्ष के अंदर दो लोग हैं, माँ कैकेयी और मंथरा। मंथरा माँ कैकेयी से कहती है आज राम राजा बनेगा। माँ कैकेयी ये सुन के मुस्कुराती है क्योंकि राम उनका भी बेटा है। माँ कैकेयी कहती है इससे बड़ा सुख क्या होगा। मंथरा उनके कान के पास आकर कहती है बस इतना याद रखिए कल से भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। माँ कैकेयी की जो वो हल्की सी मुस्कान थी वो ये सुन के गिर जाती है। वो स्माइल गिरने के बाद मंथरा फिर से कान भरती है कल से अब माँ नहीं रहेंगी, बस एक दूसरी रानी बन के रह जाएंगी। ये सुनते ही सीधा माँ कैकेयी के दिल पे चोट लगती है। और ये सीन को मेलोड्रामेटिक नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सास बहू का सीरियल नहीं बनाना इस चीज को। ये प्रेम के अंदर डर का घुसना है। सीक्वेंस नंबर 6 द डिमांड। कोपा भवन के अंदर रात का सीन। महाराज दशरथ कक्ष के अंदर आते हैं और आते ही माँ कैकेयी को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं। वो घबरा जाते हैं, तुरंत माँ कैकेयी के पास जाते हैं और कहते हैं कैकेयी क्या हुआ। कंसर्न के साथ जो कहना होता है ना कि क्या हुआ आपको। माँ कैकेयी की आंखें लाल हो चुकी हैं रो रो के और वो महाराज दशरथ की ओर देखती हैं और कहती हैं क्या आप मुझे दिए हुए वो 2 वर देंगे। महाराज दशरथ वो सुन के वहीं जम जाते हैं और तुरंत कहते हैं तुम जो मांगो। कैकेयी कहती हैं पहला वर भरत अयोध्या का राजा बनेगा। महाराज दशरथ ये सुनते ही जैसे उनके ऐसा समझो कि वो स्टिल हो गए हैं, वो जम गए हैं ये सुनते ही। दूसरा वर राम 14 वर्ष के वनवास पे जाएगा। ये बोलने के बाद एक हल्का सा एको होता है ऑडियो में और उसके बाद प्रॉपर साइलेंस, कुछ आवाज आ ही नहीं रही है। मतलब वो सीन इस एंगल से आपको रखना है। ये सुनने के बाद आप महाराज के रिएक्शन से उनका ऐसे समझो कि उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है वो निकल गई। वो सुनने के बाद गिर पड़ते हैं और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है इस सीन में। प्रॉपर जो सिर्फ सीन के जो म्यूजिक हैं, जो हवाएं चल रही हैं या फिर वो ऐसे जो धम से गिर गए, सिर्फ इसका साउंड इफेक्ट। कोई बैकग्राउंड में ऐसा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। प्रॉपर साइलेंस, सिर्फ सांसों की आवाज, डर और फेथ, ये 3 चीजें इस सीन में होनी चाहिए। देन सीक्वेंस नंबर 7 राम एक्सेप्ट्स। मतलब सुबह होने वाली है, जैसा यहाँ बजता ना सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो हल्की सी जो रोशनी आई हुई है आसमान में सूरज की, हल्की सी, लेकिन है रात ही अभी। श्री राम कक्ष के अंदर आते हैं, अपने पिता को टूटा हुआ देखते हैं। कैकेयी उनके पीछे खड़ी और हुक्म बताती हैं, लेकिन वो श्री राम की तरफ नहीं देख रही हैं। वो ऐसा समझ लो कि बाहर खिड़की से बाहर अयोध्या की तरफ देख रही हैं और वो हुक्म देती हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो नजर से नजर मिला के वो कह ही नहीं सकती। वो कहती हैं राम तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम्हें 14 साल के वनवास पे जाना होगा। इस सीन में लक्ष्मण भी उनके साथ खड़े हैं और वो तुरंत फट पड़ते हैं, ये अन्याय है। श्री राम हाथ उठाकर उन्हें चुप कर देते हैं, एकदम खामोशी। देन उसके बाद राम कहते हैं पिताश्री ने वचन दिया है। माँ कैकेयी हल्का सा नॉड करती हैं अपने सिर को। श्री राम हाथ जोड़ते हैं, शीश झुकाते हैं और कहते हैं वनवास ही उचित है। और ये सुनते ही महाराज दशरथ जो बिस्तर पर बैठे होते हैं वो रो पड़ते हैं। ये मैं करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं रो नहीं रहा हूं, तो लेकिन वो कहते हैं कि राम राम मत जाओ राम, मतलब वो रोते रोते कहते हैं ये चीज। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। मतलब जितने भी आप लोगों ने तो रामायण देखी ही है, तो आप सोच पा रहे हो कि वो सीन कितना ज्यादा इमोशनल होता है। और ये सीन वाइड एंगल से लिया गया है जहां पे आपको सब दिखाई दे रहे हैं। राम वापस मुड़ गए, कमरे से चल के जा रहे हैं। उधर माँ कैकेयी खड़ी है जो कि खिड़की से बाहर देख रही है और यहाँ बिस्तर पे एक कोहनी पे से झुक के हाथ आगे करके महाराज दशरथ राम को रोक रहे हैं। ये एक वॉलपेपर का सीन है। ये इतना सुंदर सीन बन सकता है अगर इनको सही से बनाया जाए तो। देखो राम मत जाओ, इससे पहले सीन आता है, राम उनके पास आते हैं, उनके घुटनों पे बैठते हैं और कहते हैं पिताश्री राज्य से बड़ी मर्यादा होती है। यह मूवी का पहला ऑफ सीन है, इसलिए नहीं क्योंकि राम पैसिव है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दर्द को जानबूझ के चुनते हैं, चूज करते हैं। क्योंकि डायलॉग में जैसा उन्होंने कहा कि उनके लिए मर्यादा राज्य से ऊपर आती है। सीक्वेंस नंबर 8 सीता माँ चूज एग्जाइल। सीन कट होता है टू श्री राम एंड माँ सीता का कक्ष। सूरज निकल चुका है, सुबह का वक्त हो रहा है। श्री राम सीता माता से कहते हैं कि आप अयोध्या में रहें। माँ सीता शांत हैं, दुख में हैं, लेकिन मजबूत हैं। राम सीता माता से कहते हैं वन जीवन कठिन होगा।
माँ सीता कहती हैं, प्रभु आपका दुख अयोध्या में कम हो जाएगा अगर मैं यहीं रहूं। राम इस चीज का कुछ कह नहीं पाते हैं और वो चुपचाप खड़े रहते हैं। प्रभु आप राज्य छोड़ सकते हैं, मैं आपको कैसे छोड़ दूं। देन इसके बाद एक सॉफ्ट सी बीट बजती है। माँ सीता कहती हैं उसके बाद, जहां आप हैं वहीं मेरा राज्य है। श्री राम के आंखों में पहली बार हम लोग वो आंसू देखते हैं, जो आंसू चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ये सीन सबमिशन का नहीं है, ये एक चूजन स्ट्रेंथ है। सीक्वेंस 9, लक्ष्मण जॉइंस। राजमहल की सीढ़ियों का सीन, दिन का वक्त। लक्ष्मण एक शस्त्र के साथ आते हैं और श्री राम उन्हें कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हें यहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण उन्हें कहते हैं, भैया आपका वन ही मेरा अयोध्या है। श्री राम उनकी तरफ देखते हैं। लक्ष्मण श्री राम के घुटनों पर गिर जाते हैं, भैया मुझे आपकी सेवा से वंचित न करें। श्री राम उनके सर पर हाथ रखते हैं। एंड देन जो ट्रायो है, श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी, ये कंप्लीट हो जाते हैं। सीक्वेंस नंबर 10, फेयरवेल टू अयोध्या। अयोध्या नगरी की गलियां, शाम का वक्त। पूरे शहर को यह खबर पता चल चुकी है और पूरा शहर रो रहा है। औरतें रो रही हैं, आदमी झुक जाते हैं। श्री राम का रथ जा रहा है, बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये सीन इतना पेनफुल होता है कि दशरथ अपनी आंखों से वो चीज देख भी नहीं पाते। माँ कौशल्या का बदन कांप रहा है। भरत इस सीन पे नहीं थे तो वहां नहीं। राम रथ के पहिए घूमते हैं, वो जो साइड शॉट हमने जो देखा था, वो पहिए घूमते हैं। और ये सीन इतना सुंदर फिल्माया जा सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। वो सीन याद है जो रथ के ऊपर 2 मशाल जल रहे हैं और बाकी सब तरफ अंधेरा है। वो सीन ये डिपेक्ट करता है कि राज्य की जो जान है, जो समझ लो जो राज्य का दिल है, वो राज्य छोड़ के जा रहा है। और जो राज्य छोड़ के जा रहा है और जो वो मशाल है, वो राज्य का दिल दिखा रहा है और सब तरफ अंधेरा होते जा रहा है जैसे जैसे राज्य से श्री राम निकल रहे हैं। इट मींस राज्य से उनका जो राजकुमार है, जो राजा है, वो जा रहा है। इस सीन में अयोध्या अपनी रूह खो देती है, अपनी आत्मा खो देती है। सीक्वेंस नंबर 11, भरत रिटर्न्स। राजमहल का हॉल है, रात का वक्त है। भरत केकया से लौट आते हैं और आते ही देखते हैं सब तरफ अंधेरा, शोक, खामोशी। फिर भरत को सब पता चलता है एंड इस सीन में उन्हें पता चलता है कि उनके पिता महाराज दशरथ अब नहीं रहे। और उन्हें जब पता चलता है कि ये सब का सब किया धरा उनकी माँ कैकेयी का है, वो अपनी माँ को यकीन न कर पाने वाले आंखों से देखते हैं। मतलब उन आंखों में आंसू हैं कि उनके अभी पिता गुजरे हैं। उनको जब पता चलता है कि उनके माँ ने उनके साथ ऐसा किया कि वो चाहते थे उनका ये राजा बने और उन्होंने उसके भाई को वनवास भेज दिया, तो वो सीन में वो रो भी रहे हैं और उनके आंखों में वो यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं और उनके आंखों में गुस्सा भी है। ये तीनों इमोशन एक साथ उनके अंदर है। भरत इस सीन में बहुत गुस्से में और अपनी माँ से कहते हैं, मैंने कब कहा था मुझे राज्य चाहिए। ये सुनते ही कई टूट जाती हैं क्योंकि उनको लगता है उन्होंने अपने बच्चे के लिए अच्छा किया, बट बच्चा वो नहीं चाहता ना, बच्चा अपने भैया को चाहता है राज्य गद्दी पे बैठे हुए देखते हुए। तो वो बहुत गुस्से में अपनी माँ से जब कहता है ना कि मैंने कब मांगा था राज्य की, मुझे राज्य चाहिए, तो ये सुनते ही माँ कई टूट जाती है। आपने ये करके मुझे वरदान नहीं पाप दे दिया है। मैं इस पॉइंट पे एक मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो सीन है, ये पूरी मूवी का सबसे पहला ड्रामेटिक सीन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सीक्वेंस नंबर 2, भरत मीट्स राम। चित्रकूट फॉरेस्ट, दिन का वक्त। भरत मंत्री, रानियां और ऋषियों के साथ श्री राम तक पहुंचते हैं। वो राम को वृश्चिक छाल के वस्त्र में देखते हैं। भरत श्री राम के पास जाके उनके पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि भैया भैया आप वापस चलिए, आप वापस चलिए, मुझे ये राज्य गद्दी कुछ नहीं चाहिए, आप उस राज्य गद्दी पे बैठिए, सदैव के लिए राज्य पे राज्य कीजिए, मुझे राज्य गद्दी कुछ नहीं चाहिए भैया, वो राज्य आपका है। श्री राम उन्हें दोनों हाथों से उठाते हैं और कहते हैं, नहीं भरत। ये सुन के भरत कहते हैं, आपके बिना अयोध्या शव जैसी है। शव मीन्स डेड बॉडी। श्री राम ये सुनते ही कहते हैं कि भरत अगर वचन टूट गया तो राज्य भी टूट जाएगा। भरत कहता है, फिर भैया आप ही बताएं कि मैं कैसे जाऊं वापस। राम उन्हें अपनी चरण पादुकाएं निकाल के देते हैं और कहते हैं, इनके नाम पर राज्य चलाओ, मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए। भरत उन पादुकाओं को दोनों हाथों में उठाते हैं, उन्हें अपने सर पे ऐसे रखते हैं और उन पादुकाओं को एक जिम्मेदारी की तरह वापस राज्य लेके जाते हैं। सीक्वेंस नंबर 13, फॉरेस्ट वर्ल्ड / राइजिंग शैडो। इस सीन में मोन्टा जाएगा मल्टीपल लोकेशंस के। ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और उन पे खतरा मंडरा रहा है। रात को राक्षसी के हमले। राम हर्मिट सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ सीता जंगल में फूल इकट्ठा कर रही है। लक्ष्मण जी हर परछाई पर नजर रखे हुए। जंगल की हवाओं में लंका की हवा महसूस होने लगती है। पेड़ों के बीच एक अजीब संकेत दिखता है। राम इस पॉइंट तक एक सिर्फ एग्जाइल प्रिंस नहीं रह गए, वो धीरे धीरे एक प्रोटेक्टर बन रहे हैं। सीक्वेंस नंबर 14, जहां से ये सारा क्योस शुरू हुआ है, शूर्पणखा। फॉरेस्ट क्लियरिंग, डस्ट। दूर से शूर्पणखा राम को देख रही है, लेकिन यह कॉमिक नहीं है। वो वुंडेड है, लोनली है, भूखी है, डेंजरस है। वो राम के पास आती है और फिर उन्हें जो वो अपने बातों में फंसाती है, उनको बातों में उछालती है, मेरे बन जाओ और मैं लंका से आई हूँ और मैं ये हूँ और मैं इतनी सुंदरी हूँ, तुम मुझ इस सुंदरी को छोड़ के तुम इस क्या बोलते हैं वो गाँव की गाँवली के ऐसे ही कुछ तो लाइन रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम इससे प्रेम क्यों कर रहे हो। तो वो सीधा मना करते हैं कि मैं अभी शादीशुदा हूँ और वो वचनबंद होते हैं कि वो माँ सीता से वचनबंद होते हैं। माँ सीता उनसे एक वचन ली होती है कि आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो वो शूर्पणखा को सीधा मना कर देते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है। वो सुनते ही शूर्पणखा गुस्से में आ जाती है और माँ सीता की तरफ घूमती है और माँ सीता की तरफ बढ़ने लगती है। लक्ष्मण उस सीन में इंटरवन करते हैं और फिर सबको पता है इस सीन में क्या होने वाला है। शूर्पणखा की चीखें जंगल को चीर देती हैं, पत्थरों में खून के छींटे पड़ते हैं। एक प्राइवेट इंसल्ट अब सिविलाइजेशन वॉर की चिंगारी को भड़का देता है। सीक्वेंस नंबर 15, फर्स्ट फुल रावण एंट्री। लंका का थ्रोन हॉल, रात का सीन। अंधेरा सोना, आग की रोशनी, समुद्र की गरज, एक विशाल सिंहासन। रावण एक बार पैर से जमीन में पटकता है और संगीत रुक जाता है। रावण चुप
चुपचाप बैठा है, ना चिल्लाता है ना परफॉर्म करता है, सोच रहा है। उसका चेहरा आधा अंधेरे में, मतलब मान लो कि लाइटिंग इस तरह से रखी गई है कि उसका बॉडी दिख रहा है, चेहरा अंधेरे में यूं करके बैठा हुआ है। समझ रहे हो तुम? वो सीन इमेजिन कर सकते हो ना? शूर्पणखा टूटी हुई भागते हुए रोते उसके पास आई है और आके बोलती है, भैया उन्होंने मुझे अपमानित किया भैया। रावण सुन रहा है। फिर वो और कहती है, और उस स्त्री का रूप स्वर्ग भी झुक जाए भैया उसके सामने। ये सुनते ही रावण का ईगो जाग जाता है। ये रूप और स्वर्ग भी झुक जाए, ये सुनने के बाद रावण को लस्ट की फीलिंग नहीं आती। पहले पोजेशन, इंसल्ट और चैलेंज उसके दिमाग में घूम रहा होता है। ये सुनने के तुरंत बाद रावण की पहली आवाज हमें सुनाई जाती है, जिस वन में मेरे वंश का अपमान हुआ है वहां शांति नहीं बचेगी। इस पॉइंट से इंटरवल बिल्ड शुरू होता है। जो इंटरवल से पहले का बिल्ड होता है वो इस पॉइंट से शुरू होता है। देन सीक्वेंस नंबर 16, द गोल्डन डियर। वाइड एंगल में श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता की कुटिया। दिन का वक्त, माँ सीता को एक हिरण दिखाई देता है असंभव सुंदरता के साथ। वो हिरण सोने की भांति चमक रहा होता है। माँ सीता उसे देखती है और कहती है, ऐसा जीव मैंने कभी नहीं देखा। श्री राम उसे गौर से देखते हैं। सीन में कुछ गलत लग रहा है, बट वो मेलोडियस बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, तो आपको वो उतना गलत लगेगा नहीं। लेकिन माँ सीता मुस्कुराती है और वो स्माइल ऐसी होती है जो श्री राम ने जब तक वो जंगल में आए हैं, जब से वो जंगल में आए तब से उनको वो स्माइल दिखी ही नहीं कभी। वो ऐसी स्माइल थी। स्माइल में, उस मुस्कुराहट में एक बचपना था, एक खुशी थी जो कि बहुत रेयर थी। श्री राम मान जाते हैं और कहते हैं रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। और जैसे वो हिरण को पकड़ने जाते हैं, हिरण भाग जाता है ऑब्वियसली, तो वो हिरण के पीछे पीछे जाते हैं। अब इस पॉइंट पे जाल बिछ चुका है। अब शुरू होता है सीक्वेंस नंबर 17, द क्राई। वही कुटिया का सीन और दिन हो चुका है। दूर कहीं से श्री राम की आवाज आती है, उनके भाई का नाम पुकारते हुए कि लक्ष्मण लक्ष्मण। माँ सीता डर जाती है और फ्रीज हो जाती है, क्योंकि ये चीज डेली सुनने को नहीं मिलती कि श्री राम लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। और वो ऐसी पुकारती जैसे आदमी दर्द में पुकारता है ना किसी को, मैं अभी फंस गया हूं कहीं पे, मैं पुकार रहा हूं उसे। वैसी पुकार, और वैसी पुकार श्री राम के मुख से आप हर दिन नहीं सुन पाते, तो वो चमक जाती है। सीता लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण मुझे भय हो रहा है, शायद उन्हें कुछ हुआ है। लक्ष्मण सीधा कहते हैं कि उनको अपने भाई पे भरोसा होता है कि भाभी माँ ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन माँ सीता के मन में अभी डर बैठ गया है ना। उसे बोलते हैं, लक्ष्मण आप कैसे खड़े रह सकते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा भाभी माँ। इस पॉइंट पे माँ सीता का डर गुस्से में बदल जाता है और उसी गुस्से में माँ सीता कहती है, क्या आप यही चाहते हैं? लक्ष्मण उनका गुस्सा सुनते ही डर जाते हैं और टूट जाते हैं, मतलब ऐसा जैसे उन्हें अभी धक्का लगाओ कुछ सुन के। फिर जब बहुत ज्यादा सीता माँ उनको बोलने लगती है तो वो एक काम करते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ। वो अपने तीर से एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं, माँ इस रेखा के बाहर आप ना जाएं। एंड फिर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही हवा तेज हो जाती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी उतर आती है। सीक्वेंस नंबर 18, रावण अबडक्ट सीता। अभी दिन खत्म हुआ है और हल्का हल्का शाम होना शुरू हुआ है, सनसेट का टाइम। उसी कुटिया का सीन हम लोग देख रहे हैं। उस कुटिया के बाहर एक भिक्षु आता है, बुजुर्ग, शांत और पवित्र दिखने वाला। अब इस पॉइंट तक एवरीबॉडी नोज कि वो कौन है, और भिक्षु कहता है भिक्षान देहि। तो सीता माँ जो होती हैं वो एक ऐसा समझ लो, वो देखा है तुम लोगों ने जिसमें मतलब बांस का या लकड़ी का बना हुआ एक कटोरा समझ लो, उस पे फल या वो सब लाके ऐसे रख देती है नीचे जमीन पे, बाउंड्री के अंदर ही। रावण जो डिस्गाइज रावण है, मतलब जो भिक्षु है, वो कहता है कि अयोध्या की रानी एक भिक्षु को रेखा के अंदर से दान देगी। इस सीन में वो एक मॉरल ट्रैप खेलता है, क्योंकि यहाँ पे मॉरलिटी पे क्वेश्चन कर दिया है उसने। अब माँ सीता ये सुनने के बाद हिचकिचा जाती है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि माँ सीता मॉरल वैल्यूज की कितनी वैल्यू करती है। तो ये सुनने के बाद उनको धक्का लगता है कि कहीं ये भिक्षु सही तो नहीं कह रहे हैं। एंड फिर एक पॉइंट के बाद वो सोचते हैं कि भिक्षु ही तो है, क्या ही होगा। रेखा के बाहर कदम रख देती है और उसी पल हवा बदल जाती है, डिस्गाइज गिर जाता है, आसमान में काले बादल आ जाते हैं, आसमान अंधेरा हो जाता है। रावण माँ सीता के सामने अपनी असली भयानक महिमा में खड़ा होता है। और मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर रावण का चेहरा रिवील किया जाए। अब तक रावण का चेहरा छुपा हुआ दिखे सब जगह, उसकी बॉडी दिख रही है, उसका बैक पोर्शन दिख रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। और इस पॉइंट पे रावण का चेहरा दिखता है पहली बार। ये देखते ही माँ सीता डर जाती है और पीछे हटती है। एंड रावण माँ सीता को रेखा के अंदर जाने से पहले पकड़ लेता है। जैसे ही वो पकड़ लेता है, माँ सीता राम को पुकारती है। इसके बाद माँ सीता को रावण पुष्पक विमान पे चढ़ाता है और उनको अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी एंट्री होती है जटायु की। जटायु को आसमान में माँ सीता की आवाज सुनाई देती है। जटायु माँ सीता के पास आता है और वहां उसे रावण मिलता है। जटायु रावण पे हमला करता है और यहाँ पे एक ब्रूटल स्काई बैटल सीन जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद शरीर अलग, पंख अलग, पंख, खून, रक्त, आग, इस सीन में यही देखने को मिलता है। जटायु उस बैटल के बाद गिर जाते हैं जमीन पे। तुम वो टॉप एंगल इमेजिन कर सकते हो ना, जटायु गिर रहे हैं एकदम बादलों के बीच में और गायब हो जाते हैं। और ये सीन तुमको ऐसे नहीं फिल्माना जैसे अभी एक किडनैप हुआ है, नहीं, ये कॉस्मिक वायलेशन की तरह दिखाना है तुमको। सीन नंबर 19, राम रिटर्न्स। जंगल का सीन, रात का वक्त। राम लौट रहे हैं कुटिया की ओर और उनकी आंखों में पहले ही आशंका है, क्योंकि कुटिया के आसपास माँ सीता नहीं दिख रही और जमीन में फूल बिखरे हुए हैं जिनको माँ सीता सजा रही होती हैं। वो फूल अभी पूरे बिखरे हुए हैं, एकदम चुपचाप खामोशी। कुटिया के बाहर कोई मशाल भी नहीं जल रहे हैं, एकदम घोर अंधेरा। नहीं तो रात के वक्त सीता माँ होती तो कुटिया के बाहर कम से कम मशाल जल रहे होते, बट मशाल भी नहीं है क्योंकि उनको शाम को ही अबडक्ट कर लिया गया है। एंड फिर राम घूम के लक्ष्मण को देखते हैं एंड पूछते हैं सीता कहाँ है। इस पॉइंट पे लक्ष्मण के पास भी जवाब नहीं, क्योंकि वो भी नहीं जानते ना, तो वो इस सीन में दोनों भाई दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण से उनको इस चीज का जवाब नहीं मिलता, वो डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं सीता सीता करके। वो हर जगह ढूंढ
ढूंढ रहे हैं, वो माँ सीता को कुटिया के बाहर, अंदर, कुटिया के पीछे, सब तरफ ढूंढ रहे हैं, चिल्लाते हुए, उनका नाम पुकारते हुए। उन्हें कुटिया के बाहर माँ सीता के टूटे हुए गहने मिलते हैं। फिर ऐसे ही भागते भागते, खोजते खोजते वो पहुंचते हैं जटायु तक। वो जटायु से मिलते हैं जो ऑलमोस्ट मरने की हालत में। 2 शब्द ही बोल पाते हैं, क्योंकि इस सीन में कहते हैं कि जटायु जो थे अपनी सांस रोक के बैठे थे कि जब राम आएंगे या कोई और आएगा सीता माँ को पूछते हुए, तब वो उनको आखिरी बात बता पाए एंड देन उनकी मृत्यु हो। तो वो 2 ही शब्द बोल पाते हैं कि दक्षिण और लंका। हल्का हल्का बोलने वाले रहते हैं, लेकिन उसी सीन में वो मर जाते हैं। राम ये सुन के गिर पड़ते हैं और ये बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि ये पहली बार है जब हम लोग श्री राम को टूटे हुए देख रहे हैं। वो श्री राम घुटनों के बल गिर जाते हैं और कहते हैं मैंने सब खो दिया। और लक्ष्मण जब अपने भाई को टूटा हुआ देखते हैं तो उनकी भी हिम्मत टूट जाती है और वो भी घुटनों के बल गिर जाते हैं। दोनों अभी दुखी हैं और फिर राम धीरे धीरे खड़े होते हैं। इस पॉइंट पे दर्द अब डेस्टिनी में बदल जाता है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 1 के क्लाइमैक्स पे, मतलब एक्चुअल में जो 2 पार्ट है उनके इंटरवल पे। फर्स्ट मूवी का क्लाइमैक्स, दोनों पार्ट के इंटरवल, समझ में आया? वो दोनों भाई पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े हैं। यहाँ पे जस्ट अभी उन्होंने जटायु को जलाया है और वो पहाड़ से देखते हैं साउथ की ओर, दक्षिण की ओर। और ये सीन है हल्का हल्का सुबह का, सुबह के 5 बजे, जब ऊपर ऊपर हल्की रोशनी दिख रही है, लेकिन है अभी भी अंधेरा। श्री राम दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हैं, तेज हवा चल रही है क्योंकि वो हिल टॉप पे और उनके बाल लहरा रहे हैं। उनके चेहरे पे अब सिर्फ दुख नहीं है, उनके चेहरे पे अब वॉर है। और उनके चेहरे में जो गुस्सा है उससे वो कहते हैं कि जिसने सीता को छुआ है अब उसे धर्म स्वयं उत्तर देगा। कट टू ब्लैक। इस पॉइंट पे पार्ट 1 खत्म होता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। देखो 2 पार्ट का पोस्ट क्रेडिट होता ही होता है, अब वो मान के चलो। और इस पोस्ट क्रेडिट में हमें कौन दिखते हैं? गेस करो, गेस करो। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक पेड़ के ऊपर एक वानर बैठा हुआ दिखता है और उसकी जो शैडो दिख रही है, वो ऐसे पैर पे पैर रख के ऐसे पेड़ के ऊपर मस्त ऐसे रात का सीन ऐसे लेटा हुआ है। और वो कौन है? हनुमान। इस सीन में ये है पोस्ट क्रेडिट सीन और देन मूवी खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग 1 साल बाद, दिवाली 2027, रामायण का पार्ट 2। उसका स्क्रीन पे यहाँ से शुरू होता है और इस पार्ट का नाम है रामायण पार्ट 2 द वॉर ऑफ धर्मा। तो दोनों भाई दक्षिणी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जटायु ने उन्हें लास्ट दक्षिण ही बताया था, तो वो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। और इस पॉइंट पे ना गोल्डन अयोध्या है ना घर, ये ग्रिफ का वाइल्डनेस में चलना है। राम एकदम शांत खामोशी में चल रहे हैं, लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे खामोशी में चल रहे हैं। कोई म्यूजिक नहीं है इस सीन में, सिर्फ पर्पस, सिर्फ एनवायरमेंटल जो साउंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन म्यूजिक नहीं है, सिर्फ एक पर्पस है। सीक्वेंस 1, हनुमान अराइव्स। दिन का वक्त, ऋषिमुख हिल्स। एक वानर योद्धा उन्हें ऊपर से देख रहा है, मजबूत, अलर्ट और रेडिएंट। हनुमान डिस्गाइज होकर एक बूढ़ा बन के जाता है उनके पास और उनसे पूछता है आप दोनों तो यहाँ के लगते नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? फिर वो दोनों भाई बताते हैं कि मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जंगल में बहुत सारे जीव जंतु घूमते हैं, आप दोनों कौन है और कहाँ से आए? तो उस पॉइंट पे देन मतलब लक्ष्मण तो ऐसे डरे हुए हैं कि इतने बीच जंगल में एक बूढ़ा आदमी कर क्या रहा है, बट श्रीराम के चेहरे पे एक मुख है क्योंकि वो जानते हैं कि ये कौन है। तो श्रीराम उन्हें पूछते हैं उस बूढ़े आदमी से कि आप कौन है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो भाई जंगल का चरवाहा हूँ, आप बताइए आप दोनों कौन है? फिर वो बताते हैं कि मैं अयोध्या का राम हूँ। और ये सुनते ही, जब वो राम सुनते हैं ना, तो ऐसा समझ लो कि मतलब उनके अंदर की एक वो अंदर से ना, मतलब ऐसे समझो कि वो खालीपन था हनुमान को श्री राम से मिलने से पहले, वो खालीपन अब भर चुका है। वो जो फील होती है ना, मुझे मेरे भगवान मिल गए, वो जो फीलिंग होती है एक भक्त को उसके भगवान जब मिल जाते हैं तो मुझे खुशी होती है ना, वो अचानक से अपने पूरे शरीर को ऐसे चेंज कर लेते हैं और उनका वानर रूप दिखाते हैं। हनुमान उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, शीश झुकाते हैं। लक्ष्मण उनसे पूछते हैं कि क्या जीव है ये? तो श्री राम उन्हें कहते हैं कि एक वानर है। देखो हनुमान जी और श्री राम ये दोनों किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन ये दोनों में एक बॉन्ड है, एक हवा गुजरती है जो इन दोनों को साथ लेके चलती है। देन उसके बाद जो इनके साथ होता है वो बताते हैं और फिर हनुमान उनको सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। यहाँ से सीक्वेंस 2 शुरू होता है। सुग्रीव और वाली का जो बैटल सीन है, या यूं कहूं सुग्रीव वर्सेस वाली कॉन्फ्लिक्ट। किष्किंधा के बाउंड्री के बाहर कुछ गुफाओं में, इवनिंग का वक्त है, शाम का वक्त है। सुग्रीव उन्हें देखते ही पूछते हैं कि ये दोनों मानव कौन है और तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? फिर वो आराम से एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों की क्या दिक्कतें हैं, वाली और सुग्रीव का क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा बताते हैं। इस पॉइंट पे सुग्रीव और श्रीराम अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। और हाँ, इस पॉइंट में एक बात बता दूं, वाली को ईविल नहीं दिखाना है। वाली ईविल है लेकिन उसको ईविल दिखाना नहीं, उसको दिखाने का तरीका दूसरा है। उसको दिखाना है एक ओवरवेलमिंग फ्लॉड फोर्स। जब सुग्रीव श्रीराम को वाली और उनके बारे में बता रहे होते हैं तो श्रीराम उसको ऐसे नहीं सोच रहे होते हैं कि वो फाइट ढूंढ रहे हैं एक वॉरियर की तरह, नहीं, वो एक सिंपल जज की तरह सुन रहे होते हैं। और सुनने के बाद कहते हैं अन्याय को रोका जाएगा। सीक्वेंस नंबर 3, राम किल्स वाली, किष्किंधा अरीना, स्ट्रोमीडे। वाली और सुग्रीव ब्रूटल क्लैश में टकरा रहे हैं। श्री राम और सुग्रीव के सारे साथी हनुमान, चावंत काका सब कोने से देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। और श्री राम ने तीर ताना हुआ है और देन जब उन्हें निशाना मिल जाता है वो तीर छोड़ देते हैं। तीर सीधा जाके लगता है वाली को। जैसे ही तीर लगता है वाली गिर पड़ता है। और ये सीन ऐसा है कि एकदम साइलेंट, मतलब पूरा एकदम वॉर चल रहा है एंड जैसे ही तीर लगा पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी दुनिया एक पल में चुप हो जाती है। वाली बहुत घमंडी वानर है, वो कहता है धर्म के पुत्र और छुप कर वार। श्री राम वाली की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो बलहीन से उसके अधिकार छीन ले, कोई योद्धा नहीं, दंड का अधिकारी होता है। वाली श्री राम को बस देख रहे होते हैं।
वो ये सीन सुनते हुए, वो ये चीज सुनते हुए पूरी तरह कन्विंस नहीं होते, और यही एम्बिग्यूटी इस सीन को पावरफुल बना देती है। तुम लोग अगर वाली को देखना चाहो तो वाली रावण का छोटा रूप है। जैसा रावण घमंडी था, वाली भी वैसा ही घमंडी था। देन अब यहाँ से सीक्वेंस 4 शुरू होता है। हनुमान्स वॉर, हिल टॉप सनसेट का सीन। वानर सेना पूरी जमा है, किसी को भी नहीं पता कि माँ सीता कहाँ है। सुग्रीव चारों दिशाओं में अपनी सेनाओं को भेजते हैं, और हनुमान, अंगद, जामवंत काका इनको दक्षिण दिशा में भेजते हैं। अंगद, जिनको नहीं पता, अंगद वाली का बेटा है। हनुमान जाने से पहले श्री राम से कहते हैं, प्रभु जब तक मेरे अंदर प्राण है, जानकी माता की खबर लौटाऊंगा। राम अपनी अंगूठी निकाल के उसे देते हैं और कहते हैं, जब सीता से मिलोगे तो उसको दिखाना और उनसे कहना कि श्री राम उसे भूले नहीं है। हनुमान अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, और इस सीन में रखना है इमोशन, फेथ और मिशन। सीक्वेंस नंबर 5, हनुमान लीव्स द ओशन। महेंद्र पर्वत, ओशन एज, डॉन टाइमिंग। डॉन मीन्स जब सुबह हो रहा होता है। ये इस मूवी का सबसे, वो कहते हैं ना, महान मोमेंट जिसको कहते हैं, वो उनमें से एक ये है। हवा तेज चलती है, वानर जाप करते हैं, हनुमान अपनी भूली हुई डिविनिटी को याद करते हैं। वो पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, और इस पॉइंट पे जामवंत काका का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जामवंत काका ही वो हैं जिनको पता है कि हनुमान कौन है और क्या कर सकता है। वो हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हनुमान, अपनी शक्तियों को पहचानो, कौन हो तुम। हनुमान जी अपने चेस्ट पे ऐसे हाथ रखते हैं और आंख बंद करते हैं। हाँ, ये तुमको मैंने नहीं बताया ना कि ये जो रियलाइजेशन का सीन होता है कि हनुमान जी अपने शक्तियों को ऐसे पहचान लेते हैं, उससे पहले उनको पता कैसे चलता है कि माँ सीता लंका में। जटायु के बड़े भाई संपाति उन्हें बताते हैं। संपाति बूढ़े हो चुके हैं, और जैसे ही इस सीन में वो उन्हें बताते हैं, उसके बाद वो भी चले जाते हैं। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और संपाति को कैसे पता चलता है? वो दूरंदेशी होते हैं, वो यहाँ बैठे बैठे दूर से कुछ भी देख सकते हैं, कितना भी दूर देख सकते हैं। तो वो दूर देख के बताते हैं कि माँ सीता उन्हें दिख रही है। कहाँ दिख रही है? लंका में। तो अब सब पैनिक में होते हैं कि पता तो चल गया कि माँ सीता कहाँ है, लेकिन हम लोग ये ओशन को पार कैसे करेंगे? 24 या 18 किलोमीटर है ना, उसको पार कैसे करेंगे? क्योंकि वानरों में तैरने की क्षमता नहीं है। तब जामवंत काका हनुमान को याद दिलाते हैं कि तुम अपनी शक्तियां पहचानो कि तुम कौन हो। और इस सीन में हनुमान जब रियलाइज करते हैं तो उनके अंदर ईगो नहीं है, एक रियलाइजेशन है। वो अपने साइज को बड़ा करते हैं, छलांग में वो कूद पड़ते हैं, और जब वो छलांग लगाते हैं ना तो पहाड़ का निचला हिस्सा टूट जाता है। आसमान, समुद्र, बिजली, सूरज, ये सब इस टाइम कड़क रहे होते हैं। और ये सीन को एक्शन सीन की तरह मत बनाना, ये फेथ का मोशन बन जाना चाहिए। देन सीक्वेंस नंबर 6, सीता इन अशोक वाटिका। अशोक वाटिका का सीन, ट्वाइलाइट टाइम। माँ सीता एक पेड़ के नीचे बैठी है। वो अंदर से तो टूटी हुई है, लेकिन उन्हें यकीन है कि श्री राम आएंगे उन्हें बचाने। जख्मी, कमजोर, टूटी हुई, लेकिन हिम्मत बाकी है। वो मिट्टी में प्रभु श्री राम का नाम लिखती है। रावण उनके पीछे राजसी शान के साथ आता है और माँ सीता के चारों तरफ ऐसे घूमता है जैसे वो राजा ना सुन ही नहीं सकता या ना समझता ही नहीं है। और घूमने के बाद कहता है, लंका झुक सकती है तुम्हारे चरणों में। माँ सीता रिप्लाई देती हैं, जिस राज्य का राजा अपने मन पर राज ना कर सके वो मेरे लिए शून्य है। इस लाइन से रावण का ईगो छेड़ दिया जाता है। और ये जो बैक एंड फोर्थ डायलॉग है, ये मूवी का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट डायलॉग सीन है। इसको वैसे ही बनाना है तुमको। और ये जो बैक एंड फोर्थ होता है, इसके बाद रावण वापस चला जाता है, क्योंकि वो डेली आता है, ना सुनता है और चला जाता है। देन शुरू होता है सीक्वेंस नंबर 7, हनुमान मीट सीता। अशोक वाटिका, वही पेड़, माँ सीता नीचे बैठी है और शाम का वक्त है, सॉरी रात का वक्त है। पेड़ के ऊपर से हनुमान चुपचाप नीचे आता है, एकदम कोने से छुप के श्री राम का नाम लेता है। माँ सीता पीछे घूम के देखती हैं। यकीन और असंभव के बीच जो जगह होती है ना, माँ सीता की आंखों में वो चीज दिख रहा होता है। फिर हनुमान माँ सीता को अंगूठी दिखाते हैं। सीता में वो देखते ही इमोशनल हो जाती है और अंदर से थोड़ी सी टूटी हुई, मतलब इमोशनल ऐसे नहीं कि जोर जोर से रोने लगती, नहीं, एक आंसू, एक सुनहरा आंसू ऐसे बस आंख से बहता है। सुनहरा मतलब चमक, उस आंसू में चमक है। सुनहरा आंसू मतलब सोना नहीं टपक रहा है, वो मत समझ लेना। और ऐसे अंगूठी देखने के बाद ऐसे हनुमान की तरफ देखती हैं और कहती हैं वो आएंगे। हनुमान उनको वापस कहते हैं, प्रभु के कदम चल पड़े हैं माता, अब लंका आके ही रुकेंगे। और ये सीन इतना इमोशनल होना चाहिए कि ऑडियंस को रुला दे। जब वो कहते हैं ना कि वो एक बैकग्राउंड में बिल्डअप होना चाहिए, ढो 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 ढो, वो वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो यहाँ पे बजना चाहिए। वो जो सीन है ना, वो खुशी देना चाहिए और इमोशनल कर देना चाहिए वो सीन। सीक्वेंस नंबर 8, लंका बर्न्स। लंका का सीन, रात का वक्त। हनुमान पकड़ा गया, पूंछ बांध दी गई एंड उसके पूंछ में अब आग लगा दी गई। हनुमान जो उनके पूंछ में आग लगाया होता है उसको देख के मुस्कुराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और पूरी लंका फूंक देते हैं। वो लंका पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे डिवाइन जजमेंट हो। छतें जल रही, मीनारें टूटी हुई, आग इतनी बड़ी, इतनी मैसिव आग जो है वो समुद्र में रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सब करने के बाद हनुमान जी वापिस जाने से पहले वो अशोक वाटिका की तरफ मुड़ के देखते हैं और माँ सीता को हाथ जोड़ते हैं। फिर उसके बाद अंधेरे में छलांग लगा देते हैं। अब इस पॉइंट पे वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सीक्वेंस नंबर 9, द ब्रिज। ओशन शोर, दिन का टाइम। श्री राम असंभव समुद्र के सामने खड़े हैं। सेना उनके पीछे इंतजार में खड़ी है। सेना की एकदम खामोशी, सिर्फ समुद्र की आवाज आ रही। फिर एक एक करके पत्थर गिरने लगते हैं। वानर सेना पहाड़ उठा रहे हैं। नल और नीर उन्हें गाइड कर रहे हैं। नल और नीर कौन है? राम सेतु के मेकर्स, राम सेतु के इंजीनियर्स कह सकते हो तुम। बैकग्राउंड में राम सेतु के लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक बज रहा है। और इसको एक इंजीनियरिंग मोन्टाज की तरह नहीं दिखाना है आपको, इसको दिखाना है फेथ का वहां रास्ता बनाना है जहां रास्ता नहीं है। श्री राम पहला पत्थर रखते हैं, समुद्र उन्हें स्वीकार करता है। सीक्वेंस नंबर 10, फर्स्ट असॉल्ट ऑन लंका। लंका फोर्ट्रेस, दिन का टाइम। वॉर फट पड़ता है, शंख, तीर, आग, वानर गरज, राक्षसी यंत्र। लेकिन हर बैटल बीट को इमोशनली एंकर होना चाहिए। लक्ष्मण आग की तरह लड़ते हैं, हनुमान तूफान की तरह लड़ते हैं, राम इनएविटेबल लॉ की तरह लड़ते हैं। लंका इस पॉइंट पे अब सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक घेरा हुआ एम्पायर बन चुका है। सीक्वेंस नंबर 7, रावण कोर्ट फ्रैक्चर। थ्रोन हॉल का सीन, रात का वक्त। विभीषण रावण से विनती कर रहा है और कह रहा है, महाराज जानकी को वापस कर दीजिए, ये युद्ध अभी भी रुक सकता है। रावण, ईगो, तुम
मुझे भय सिखाओगे। और इस पॉइंट पे दोनों भाइयों के बीच कुंभकर्ण की एंट्री होती है, बेहद विशाल, थका हुआ लेकिन ईमानदार। और कुंभकर्ण कहता है भय नहीं सत्य। रावण उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है। और ये सुनते ही विभीषण चला जाता है। राज्य पहले ही अंदर से टूट चुका है, अब फिजिकली बाहर से टूटेगा। सीक्वेंस नंबर 12, इंद्रजीत वर्सेस लक्ष्मण फाइट, वॉरफील्ड रूइंस, रात का समय। और हाँ, इंद्रजीत सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो एक रूथलेस ब्रिलियंस है। वो इल्यूजन, स्टेल्थ और एरोगेंस से लड़ता है। लक्ष्मण उससे डिसिप्लिन और वेनम की जंग में लड़ते हैं। इंद्रजीत कहता है तुम राम के पीछे जीते हो। लक्ष्मण कहते हैं और तुम रावण के अंधकार में। एक डिवास्टिंग एस्टल बैटल होता है यहाँ पे। लक्ष्मण जीते जरूर है लेकिन भारी कीमत पर, और वो भारी कीमत हम सब जानते हैं। उसके बाद हनुमान जाते हैं, उनको संजीवनी जड़ी बूटी जो लेके आते हैं। इसी पॉइंट पे लक्ष्मण वुंडेड होते हैं और फिर जामवंत काका हनुमान को भेजते हैं कि जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ। उनको नहीं पता चलता संजीवनी बूटी क्या है, वो पूरा पहाड़ी उठा के ले आते हैं। फिर वो पूरा क्योर का सीन चलता है। लक्ष्मण फिर से उठ खड़े होते हैं कि एक भाई एकदम टूट के रो रहा है क्योंकि उसका भाई ऑलमोस्ट डेथ बेड पे है, एंड उसका जो डिवोटी है एंड श्री राम के दूसरे मित्र, उनके भक्त कह सकते हैं हनुमान जी, वो जाते हैं और फिर उनके लाए हुए चीज से ही लक्ष्मण जी बचते हैं। तो ये बहुत ही इमोशनल और पावरफुल सीन। देन इसके बाद आता है सीन 13, कुंभकर्ण, बैटलफील्ड, डॉन का टाइम, सूरज जब निकल रहा होता है वो वाला टाइम। कुंभकर्ण एक चलता हुआ पहाड़ की तरह बैटलफील्ड में एंट्री करता है, लेकिन वो ट्रेजिक है, सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं। बैटल से पहले कुंभकर्ण कहता है भाई तुम गलत हो। रावण कहता है फिर भी तुम जाओगे। इस पॉइंट पे कुंभकर्ण कहता है मैं जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो। वो जानता हुआ मौत की तरफ चला जाता है। सीन भी बहुत इमोशनल है क्योंकि एक भाई अभी बचा है और एक भाई अभी मरता है, और दोनों ही भाई अपने बड़े भाई के लिए बहुत प्रेम रखते हैं अपने दिल में, और दोनों ही भाई सत्य जानते हैं, और दोनों ही भाई अपने भाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि मेरा भाई भले गलत हो लेकिन मैं उसके लिए लड़ूंगा क्योंकि वो मेरा भाई। सीक्वेंस नंबर 14, राम्स डार्केस्ट आवर, लंका का किनारा समुद्र के आगे राम बैठे हैं। कई राउंड्स के वॉर के बाद मरे हुए साथी, राख, उजाड़, राम उस सी शोर पे अकेले बैठे हैं। पार्ट 1 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब वो थके हुए लगते हैं। हनुमान उनके पास आकर जमीन में बैठते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। श्री राम हनुमान से धीरे से कहते हैं क्या धर्म का मूल्य हमेशा इतना ही होगा? हनुमान नीचे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर सीसोर की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु। और फिर श्री राम की तरफ देखते हैं, जब तक अधर्म से अहंकार जन्म लेता रहेगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला। श्री राम ये सुन के आंखें बंद करते हैं और खड़े होते हैं, और इस पॉइंट पे अब फाइनल वॉर शुरू होने वाला है। सीक्वेंस नंबर 15, फाइनल डुएल, लंका का वॉरफील्ड, धुआं भरा आसमान, जमीन लाशों से, खूनों से बिखरी हुई, और समय सूर्यास्त भी अंधेरे की तरफ जा रहा है। ये सीन एक अपोकलिप्स की तरह स्टेज होना चाहिए। श्री राम और रावण आमने सामने खड़े हैं, हीरो वर्सेस विलन की तरह। इसका इमेज ऐसा बनना चाहिए कि दो प्रिंसिपल सिविलाइजेशन की तरह खड़े हैं। रावण कहता है मैं झुकूंगा नहीं, राम कहते हैं इसीलिए तुम टूटोगे। बैटल शुरू होता है, दोनों के अस्त्र आसमान को चीर देते हैं क्योंकि यह धर्म युद्ध है। पहाड़ फट पड़ते हैं, पहाड़ रावण के ऊपर गिर पड़ते हैं लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा होता है। आग बैटल फील्ड पर नदियों की तरह बह रहा है। रावण एक कॉस्मिक एम्परर की तरह लड़ता है, राम शांत अनिवार्य न्याय की तरह लड़ते हैं। हर स्ट्राइक फिलोसॉफिकल फील होता है, और इसको कहते हैं धर्म वर्सेस ईगो, ऑर्डर वर्सेस पोजीशन, सरेंडर वर्सेस डोमिनेशन। अंतिम में आखिर में राम अंतिम तीर तानते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी, दूर रावण हंस रहा है। इस पॉइंट पे आपको श्री राम की सांसें सुनाई देती हैं, एंड वो आंखें ऐसे खोलते हैं और तीर छोड़ देते हैं। तीर सीधा जाके रावण की नाभि पे लगता है। जैसे ही तीर लगता है वक्त धीमा पड़ जाता है। रावण जो अभी हंस रहा होता है एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वॉर के बीच में, क्योंकि अब दोनों राजा में से एक राजा गिरने वाला है। ये सीन एक मिथिकल सॉरो है। सीक्वेंस नंबर 16, रावणास डेथ, एक ऑलमोस्ट चिथड़ा हुआ बैटलफील्ड, रात का समय, रावण जमीन पे पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। श्री राम उसके पास आते हैं। रावण श्री राम की तरफ देखता है, टूटा हुआ लेकिन अभी भी विशाल। रावण कहता है विजय तुम्हारी हुई। राम कहते हैं विजय कभी किसी की नहीं होती। अहंकार सबसे पहले अपने घर को जलाता है। रावण के होठों पे एक हल्की कड़वी मुस्कान आती है कि हाँ भाई तू बोल ले, तू जीत चुका है, लेकिन उसका घमंड नहीं टूटता है, और इस पॉइंट पे वो मुस्कान के साथ वो मर जाता है। इस पॉइंट पे लंका अपना सूरज खो देती है, और ये बहुत अच्छा सीन है क्योंकि जस्ट सूरज डूबता है और रावण मरता है। ये बहुत अच्छा सीन है। सीक्वेंस नंबर 17, राम एंड सीता रियूनियन, ओपन कोर्टयार्ड, प्रातः काल का टाइम, वो जो हल्की हल्की ऊपर रोशनी आई हुई है। युद्ध खत्म होने के बाद का समय, माँ सीता को श्री राम के सामने लाया जाता है। दुनिया एक सिंपल रियूनियन एक्सपेक्ट करती है, लेकिन वॉर के बाद सब कुछ बदल चुका है। राम माता सीता को देखते हैं, प्यार, दर्द, दूरी, ड्यूटी, ये फील होना चाहिए सीन में। ये सीन ग्रेविटी के साथ लिखना चाहिए, मेलोड्रामा मत बना देना इसको। वो सीधा भाग के गले नहीं लग सकते, डिग्निटी है दोनों के बीच में कुछ। वो प्रतीक है, राजा है, सीता माँ उनके बोलने से पहले उनकी बातें समझ जाती। यही ट्रेजेडी है और यही मैच्योरिटी भी है। सीक्वेंस नंबर 18, रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या सनसेट फेस्टिवल टाइम, क्योंकि 14 साल अब पूरे हो चुके हैं। अब हमारे राजे हमारे घर आ रहे हैं। शहर पार्ट 1 से ज्यादा रोशन होता है, लेकिन इस बार हर जगह सिर्फ खुशी ही खुशी भरी है। भरत आगे दौड़ते हैं, राम के पैरों में गिर जाते हैं, राम उन्हें उठाते हैं, गले लगाते हैं। माँ कौशल्या अपने बेटे को 14 साल के बाद जब देखती है तो रो पड़ती है। चारों के चारों भाई अब दोबारा एक हो चुके हैं। हनुमान उसी सीन में बैकग्राउंड में मुस्कुराते हुए खड़े हैं, वो भी खुशी का हिस्सा बन चुके हैं। श्री राम उन्हें देखते हैं, उनकी तरफ चल के जाते हैं, बिना शब्दों के दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। सीन्स खत्म, अब है फाइनल कोरोशन, रॉयल कोर्ट, दिन का टाइम। श्री राम और माँ सीता सिंहासन पर बैठे हैं, फैंटेसी आइकन्स की तरह, जैसे हम लोगों ने मूर्तियों में देखे हैं, पोस्टर्स में देखे हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं वैसे। ऐसे बींग जिन्हें इतना दुख झेलना पड़ा, जब उनके पास मॉरल अथॉरिटी है। मंत्र उच्चारण बढ़ता है, फूलों की वर्षा होती है, कैमरा धीरे धीरे सिंगल टेक सब पे जाता है। भरत,
लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, लोग और आखिर में पवित्र अग्नि। एंड आखिरी शॉट हमें श्री राम का जूम इन दिखाया जाता है। श्री राम के चेहरे पे अभी भी वो तेज दिखाई देती है जो वो पहले सीन में थी, जब वो पहली बार दिखे थे। वही सेम तेज अभी भी दिख रही है, लेकिन दोनों चेहरों के कामनेस का मीनिंग अलग अलग है। अभी जो चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं वो दर्द से कमाई हुई शांति है। द फाइनल शॉट ऑफ पार्ट 2, राजमहल का छत बेसिकली या फिर बालकनी कह सकते हैं, सूर्यास्त का टाइम, श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान एक फ्रेम में छत के ऊपर या बालकनी में खड़े हैं। कोई डायलॉग नहीं किसी का, सिर्फ हवा चल रही है, सिर्फ स्टिलनेस है उस सीन में। कैमरा ऐसा बस है उस सीन में, और इसी सीन को कहते हैं हिस्ट्री। खत्म। पता ये वर्जन जो मैंने लिखा है ये क्यों वर्क करेगा, क्योंकि ये स्क्रीन प्ले 3 मेजर एडेप्टेशन के डीएनए पे बना है। हम लोग फिर से याद करेंगे द लेजेंड ऑफ हनुमान, उससे हमने क्या सीखा था? स्पिरिचुअल फैंटेसी स्केल, सेक्रेड एक्शन, डिवाइन एनर्जी। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, उससे हमने क्या सीखा था? विजुअल नोबिलिटी, ऑप्टिक बैटल स्टैगिंग, मिथिकल इमेजिनरी। एंड लास्ट में हमने रामानंद सागर जी की रामायण से क्या सीखा था? डिवोशन, स्टिलनेस, फैमिली ग्रिफ, मॉरल ग्रेविटी। और फिर ये वो चीजें ऐड करता है जो ये एडेप्टेशंस भी कहीं ना कहीं लैग करती हैं जिन चीजों पे। सिनेमैटिक इमोशनल इंटीमेसी, रियल मास्टर स्ट्रोक इस स्क्रीन प्ले का क्या है? अगर तुम्हें स्क्रीन प्ले को, इस मूवी को ट्रूली ग्रेट बनाना है तो याद रखो, पार्ट 1 का इंजन लव प्लस लॉस, पार्ट 2 का इंजन फेथ प्लस वॉर प्लस सैक्रिफाइस। यही सही आर्किटेक्चर है, यही सही मॉडल है। 5.5 घंटे की रिकॉर्डिंग भाई, 5.5 घंटे की रिकॉर्डिंग। तुम लोगों को पता चला कि नहीं चला पता नहीं, लेकिन ये रात भर लगा के मैंने रिकॉर्ड किया है। जब मैंने शुरू किया था रात के 10 बज रहे थे, अभी रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। पता नहीं तुम लोगों को पता चला होगा कि नहीं चला होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि ना चले, क्योंकि जब नहीं चलते हैं तभी तो तुम फुल इंडल्ज हो चुके हो ना स्टोरी पे। और ये स्टोरी मैंने एज अ ब्लूप्रिंट बताई कि कैसी होनी चाहिए कहानी। मैंने फुल डिटेल में नहीं किया कि इस सीन के बाद ये होगा, इस सीन के बाद ये होगा, इस सीन के बाद ये होगा, नहीं। वो अगर मैं करने जाऊंगा मेरे को 3 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन लग जाएंगे। तो मैंने ये ब्लूप्रिंट की तरह बनाया, और मैंने ये ब्लूप्रिंट की तरह तुम सबको बताया। तुम सब बताना कैसा अच्छा लगा, बुरा लगा। मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ को, पर व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो चीज़ बनाई है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई अगर अच्छा लगा तो शेयर वेयर कर देना, थोड़ा व्यूज़ हाइप वाइप कर देना यार। मैं कोई बोलता नहीं, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत लगी है, तो मेरा भी थोड़ा सा मतलब अगर हाइप वाइप कर दो इस वीडियो पे, अगर 1000 व्यूज़ भी आ जाते हैं ना भाई, तो मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो से उम्मीद उतनी नहीं है मेरे को, बट देखते हैं। इस वीडियो पे 1000 व्यूज और 100 लाइक्स, मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूंगा। तो भाई थोड़ा मेहनत का कदर करना, और बताना कैसा लगा तुमको ये स्क्रीन प्ले। मैंने बहुत ही ईमानदारी से बनाया है, बहुत मेहनत लगा इसके ऊपर। और मिलते हैं किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। तुम बताना तुमको ये स्क्रीन प्ले फर्स्ट जो मैंने एक्चुअली में बैठ के लिए कैसा लगा। बाय। थक गया भाई।